हेलो गुड मॉर्निंग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसे कि आप सबने सुना ही होगा, देखा ही होगा, टर्की में हाल ही में बहुत ही दुखद घटना हुई है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। देखिए, देखते ही देखते सैकड़ों बिल्डिंग जो है वो क्रैश हो चुकी है और बहुत सारे लोग जो इंजर्ड हो चुके हैं। लगभग 3000 से ऊपर जा चुका है आंकड़ा और मरने वालों की संख्या का पता ही नहीं है, क्योंकि टाइम के साथ वो बढ़ती ही जा रही है। तो अब ये जो सिचुएशन हुई है वो किसी के साथ भी हो सकती है, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर है। ठीक है, आज हम सेफ हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारे साथ नहीं हो सकती है, या फिर पास्ट में देखा जाए तो हमारे साथ भी बहुत, इंडिया में भी ये बहुत सारी सिचुएशन हुई है। सुनामी देखा जाए, बहुत सारे भूकंप आए हुए हैं। तो अब इस चीज़ को हमें सिर्फ मीडिया पे देख के या फिर दुख जता के या फिर एक RIP का कमेंट छोड़ के भूल नहीं जाना है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत है और सीखने की ज़रूरत है। कैसे उसको मैनेज किया जाता है, कौन सी टीम हमारी हेल्प करने के लिए आती है, उस सिचुएशन में हम खुद को कैसे सेव कर सकते हैं, दूसरों की हेल्प कैसे कर सकते हैं। और अगर हॉस्पिटल की बात आए तो अब ये जो डिजास्टर होता है कुछ सेकंड का होता है, सारी तबाही हो जाती है कुछ सेकंड में, लेकिन इसके बाद जो स्पेशल काम होता है वो मेडिकल केयर का होता है। तो अब हॉस्पिटल पे क्या प्रेशर पड़ता है, किस तरह से वहाँ पे मैनेज किया जाता है, कैसे आपको वहाँ पे मैनेज किया जाता है, कौन सी केयर प्रोवाइड की जाती है, किस लेवल की केयर प्रोवाइड की जाती है, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो सके। अब डिजास्टर की बात करें तो डिजास्टर को हम क्या कहते हैं हिंदी में? आपदा। आपदा, तो ये आपदा जो है वो किसी के साथ भी आ सकती है। ये जो होती है, डिजास्टर की बात करें हम तो दो टाइप का होता है, एक इंटरनल डिजास्टर होता है, एक एक्सटर्नल डिजास्टर होता है। इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक। जैसे कि आप किसी बिल्डिंग में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो उस बिल्डिंग में आग लग जाना, ठीक है, कुछ बम थ्रेट हो जाना या फिर उस बिल्डिंग का गिर जाना, ये जो होता है वो इंटरनल डिजास्टर होता है। एक्सटर्नल मतलब प्राकृतिक की वजह से, जैसे कि सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गए, ये जो होते हैं एक्सटर्नल डिजास्टर होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद भी कुछ टाइप्स होती है डिजास्टर की, जैसे कि देखा जाए नेचुरल डिजास्टर, जो कि प्रकृति की वजह से आते हैं। नेचुरल में अगर हम बात करें, बहुत सारे जो डिजास्टर है हिली एरिया में आते हैं, जैसे बादल का फट जाना, बाढ़ का आना, सुनामी का आना, अर्थक्वेक का आना, भूकंप का। तो अभी जो टर्की में था वो क्या था? नेचुरल एक्सटर्नल डिजास्टर था। ठीक है, मैन मेड डिजास्टर होते हैं जो कि इंसान क्रिएट करता है, जैसे कि टेररिस्ट अटैक, बॉम्ब का ब्लास्ट करना, वो मैन मेड डिजास्टर होते हैं। एपिडेमियोलॉजिकल की बात करें तो जैसे कि पिछले कुछ सालों में हमने कोविड की महामारी को फेस किया, तो वो जो है एपिडेमियोलॉजिकल डिजास्टर में आता है। तो ये डिजास्टर की टाइप्स हैं। अब डिजास्टर की मैनेजमेंट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सी अथॉरिटी होती है? ठीक है, इंडिया की बात करें तो NDMA, क्या फुल फॉर्म है इसकी? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ये जो टीम है, ये जो अथॉरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके जो हेड होते हैं, कौन हेड करता है इसको? हमारे जो PM है मोदी जी, वो इनके हेड है। अब फोर्स की बात करें तो आपने बहुत बार सुना होगा, रेस्क्यू टीम आ गई, रेस्क्यू टीम आ गई, रेस्क्यू टीम ने ये किया, रेस्क्यू टीम इस खोज में लगी हुई है। तो वो रेस्क्यू टीम कौन होती है? NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ठीक है, एक स्पेशल टाइप की फोर्स होती है जिनको ट्रेन किया जाता है डिजास्टर के टाइम पे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, उनको बचाने के लिए, वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए, निकालने के लिए, या फिर उनको इमीडिएट मेडिकल केयर की ज़रूरत है तो किस तरह से उनको मैनेज करना है, इन सब चीज़ों के लिए उनको ट्रेन किया जाता है। स्पेशल टाइप की फोर्स होती है NDRF। ठीक है, अब डिजास्टर जहाँ पे भी होता है, किसी एरिया में होता है, किसी एजेंसी में होता है, तो एक कोड जनरेट किया जाता है। उस कोड का नाम होता है, मतलब एक कलर दिया जाता है उसको, कोड येलो। ठीक है, कोड येलो। अब ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि उस एरिया में ऐसा वैसा ये हुआ है, बिल्डिंग गिर गई, ये जस्ट आपको ये बताया जाता है कि कोड येलो अनाउंस किया जाता है। तो ये किस लिए किया जाता है? डिजास्टर के लिए किया जाता है। आप हॉस्पिटल में ले ले या किसी भी बड़ी एजेंसी में ले ले तो कोड येलो की अनाउंसमेंट होती है, मतलब कि कोई डिजास्टर हो गया है। अब कॉमन डिजास्टर की बात करें तो अर्थक्वेक, जैसे कि टर्की में हुआ है, सबको पता ही होगा, पढ़ा ही होगा या फिर वीडियो में देखा होगा कि अर्थक्वेक क्यों होता है। हमारी धरती के नीचे कुछ प्लेट्स होती है, वो टकराने की वजह से क्या होता है, धरती हिलती है, कई दरारें आ जाती है, हाईवे टूट जाते हैं, बिल्डिंग्स टूट जाती हैं। तो ये सब चीज़ें होती है अर्थक्वेक में, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं ना। इंडिया को भी बहुत बार इन कंडीशन का सामना करना पड़ा है आए दिनों। पिछले अगर हम देखें हिस्ट्री तो बहुत सारे अर्थक्वेक जो इंडिया में भी हुए हैं, बहुत सारी क्लाइमेटीज हुई हैं। अब क्या होता है इसमें, जहाँ पे ओरिजिन सेंटर रहता है वहाँ पे इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है और जहाँ पेरिफ्रीज में कम रहता है। अब इसको कहाँ पे मापा जाता है? रेक्टर स्केल पे मापा जाता है। जो अभी टर्की की बात करें तो 7.9 की स्पीड पे था वो रेक्टर स्केल पे, अगर उसको देखा जाए तो, जो कि बहुत ज़्यादा था। इस वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेटीज हुई हैं। अब आपको जानने की क्या ज़रूरत है कि कॉमन इंजरीज, देखिए
जब भी ये चीज़ होती है, अर्थक्वेक होता है, अगर आप किसी बिल्डिंग के अंदर हैं, बाहर है, आपको किस तरह से खुद को सेव करना है वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ब्रीफ में। अगर आप किसी बिल्डिंग के अंदर है तो आपको टेबल के नीचे जाना है या फिर बेड के नीचे खुद को सेव करना है। आपको अपने सिर को बचाना है, बेसिकली सिर पे चोट नहीं लगनी चाहिए, कोई चीज़ आप पे गिर सकती है उस वजह से आपको चोट लग सकती है। तो आपको ऐसी एरिया में जाना है जहाँ पे खाली हो, ठीक है, या स्टेयर केस के नीचे जा सकते हैं आप, जो सीढ़ियाँ होती है उसके नीचे जा सकते हैं। उस टाइम पे लिफ्ट का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, लाइट वाली चीज़ों से दूर रहना, सारी सप्लाईज बंद कर देनी है, क्योंकि गैस सप्लाई है तो वो भी बंद कर देनी है, ब्लास्ट हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। और क्या नहीं करना है आपको, लिफ्ट का यूज़ नहीं करना है। अब ये नहीं है कि भूकंप आ रहा है, ये सब चीज़ें हो रही है, सेल्फी लेके अपडेट कर रहे हो कि यस टुडे आई एम फेसिंग द अर्थक्वेक, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उस टाइम पे खुद को भी सेव करना है और अगर हो सके तो अपने आसपास को भी, जो लोग हैं उनको भी बचाना है। तो किस तरह से आप बचा सकते हैं, अगर आप किसी बिल्डिंग में हैं तो मैं आपको बता दूं, वहाँ पे एक असेंबली एरिया रहता है, ऑलरेडी वो रहता ही है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का असेंबली एरिया होता है एक, जो कि बहुत खुला एरिया होता है, बिल्डिंग से बहुत दूर पे होता है, कि इतनी डिस्टेंस पे होता है अगर बिल्डिंग गिर भी जाए तो वहाँ तक मतलब ज़्यादा डैमेज नहीं होता, वहाँ तक लोग सेफ रह सकते हैं वहाँ पे। तो इस तरह से असेंबली एरिया होता है, वहाँ पे आपको पहुँचना है। आपके पास टाइम है तो पहले अगर कोई अलार्म हो गया, आपको अनाउंसमेंट हो गया कि ये होने वाला है, तो वो बिल्डिंग को खाली किया जाता है, असेंबली एरिया में आपको पहुंचने के लिए बोला जाता है। अब वहाँ पे पहुंचा कैसे जाए, जिसको पता नहीं है, तो आपकी बिल्डिंग के हर एक पॉइंट पे इमरजेंसी एग्जिट होते हैं, वो खोल दिए जाते हैं, या तो एग्जिट पॉइंट होते हैं, आप उनसे वहाँ पहुँच सकते हो। तो इस तरह से खुद को सेफ करना है। अब अगर कोई बिल्डिंग गिर गई है, कुछ हो गया, तो चोट कौन कौन सी कॉमन रहती है इस केस में अगर देखा जाए, देखिए कॉमन इंजरीज होती है क्रश इंजरी। क्रश इंजरी का मतलब होता है कोई भी चीज़ आपके ऊपर गिर गई है, वो तो पिलर हो सकता है, कोई बड़ी सी कबर्ड हो सकती है, कोई भी लकड़ी का टुकड़ा हो सकता है, जैसे कि देखिए इधर फोटो में दिखाया है मैंने, मान लो आपकी टांग के ऊपर गिर गई है, तो अब वहाँ से आगे जो है खून की सप्लाई बंद हो जाएगी, ठीक है, उसके प्रेशर की वजह से खून आगे नहीं जाएगा, वहाँ पे कुछ कुछ केमिकल रिलीज होंगे, खून आगे नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी उस जगह को, वो नीली होती जाएगी, ठंडा होता जाएगा और सुन्न पड़ता जाएगा। तो ये क्रश इंजरी की वजह से होता है। अब मान लीजिए रेस्क्यू टीम पहुंच गई या कोई भी पहुंच गया, उसने वो ब्लॉक हटा दिया, वो पत्थर गिरा था वो हटा दिया, तो अब जो होगा खून वापस जाने की कोशिश करेगा हमारी बॉडी में, उसमें जो केमिकल रिलीज हुए हैं या खून जम गया है, छोटे छोटे उसके टुकड़े बन गए हैं, वो सारी चीज़ें हमारी बॉडी में वापस जाने की कोशिश करती हैं, और वापस जाके वो या तो हमारे ब्रेन में या हमारे हार्ट में या फिर हमारे जो रेस्पिरेटरी जहाँ से हम सांस लेते हैं उन सिस्टम में जाने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें आती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, बीपी को लो कर देती है, शोक वाली कंडीशन आ जाती है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रश सिंड्रोम। क्रश इंजरी तो हो गई थी, अब उसके बाद पेशेंट हमें ठीक दिख रहा है, चलो दिख रहा है कि चलो ठीक है एक टांग में लगी हुई है, लेकिन उसकी वजह से अगर ऐसी चीज़ें आ रही है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पेशेंट शॉक में जा रहा है, मतलब उसको क्रश सिंड्रोम हो गया, ये और भी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन होती है। तो उस टाइम पे उसको क्रश सिंड्रोम की मैनेजमेंट करनी होती है। और क्या हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, कोई भी आपकी हड्डी वगैरह टूट सकती है चोट लगने की वजह से, हेड इंजरी हो सकती है। आपको बहुत ध्यान देना है हेड इंजरी ना हो, अगर सिर पर चोट लगती है तो बहुत सारे हमारे सिस्टम में अफेक्ट पड़ सकता है। ब्लीडिंग हो सकती है, कोई चीज़ आपका हाथ कट गया है, पैर कट गया, देखिए बहुत बुरी सिचुएशन होती है जब भी कोई अगर बिल्डिंग वगैरह कोलैप्स हो जाए, तो हम इसके लिए रेडी रह सकते हैं। अगर कुछ कट गई है, हमारा हाथ कट गया, पैर कट गया, तो उस केस में क्या करना है हमें, अगर आप होश में हैं तो एक कस के वहाँ पे कपड़ा बांध दीजिए ताकि ब्लीडिंग थोड़ी सी रुक जाए, या उस पार्ट को थोड़ा सा उठा के रख लीजिए, जब तक आपकी कोई हेल्प करने नहीं आ जाता तो उस पार्ट को रेज करके रखिए ताकि जो ब्लीडिंग है उसका जो प्रवाह है नीचे की तरफ वो थोड़ा कम हो जाए। तो ये तो होगी इंजरी की बात, इस तरह से इंजरी होती है। अब जी हो गई है, ट्रेजेडी होगी, उसके बाद क्या किया जाता है, हॉस्पिटल में कॉल किया जाता है और हॉस्पिटल में येलो कोड जो एक्टिवेट कर दिया जाता है। तो वहाँ पे एक डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी होती है, हर हॉस्पिटल में डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी होती है, उसमें हॉस्पिटल के हेड से लेके ऊपर मतलब जो भी उसके डायरेक्टर होंगे वहाँ से लेके पूरा स्टाफ इंक्लूड होता है। तो वो सब लोग एक टीम बन के क्या करते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं। उसमें एक एरिया मतलब स्पेशली डिजास्टर के लिए रेडी किया जाता है। तो अब उस टीम में क्या किया जाता है, सबसे पहले तो स्टाफ को रेडी किया जाता है, स्टाफ प्रिपेयर्डनेस की जाती है, स्टाफ को इन्फॉर्म किया जाता है, उनको कम्युनिकेट किया जाता है, उनको गाइड किया जाता है कि किस तरह की कैजुअलिटी हुई है, क्या करना है। सप्लाइज, बेसिकली जो हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा सप्लाइज की ज़रूरत पड़ती है, मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, वो रेडी की जाती हैं। इस तरह से बेड रेडी किए जाते हैं उनके लिए, जो भी पेशेंट रिसीव होने वाले होते हैं, अगर डिजास्टर कोड एक्टिवेट हो गया है तो इस तरह से वो रेडी रहते हैं। अब आपको हॉस्पिटल ले जाया गया है, मान लीजिए, ठीक है, आप हॉस्पिटल आपको ले गए हैं
और किस तरह से वहाँ पे मैनेजमेंट किया जाएगा। सबसे पहले आपको कॉन्टैक्ट में आया जाता है ट्राई एज के, एक एरिया होता है, आपने नाम सुना होगा ट्राई एज। तो ट्राई एज एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे आपको आंकलन किया जाता है, आपको देखा जाता है कि आपको कहाँ पे भेजने की ज़रूरत है। बिल्कुल इमरजेंसी में आपको अटेंड किया जाता है, वहाँ पे इमीडिएट केयर दी जाती है। और अगर आपको ओटी में जाने की ज़रूरत है, आईसीयू में जाने की ज़रूरत है, या घर भेजने की ज़रूरत है, या थोड़ी बहुत मरहम पट्टी करके आपको वहाँ से रिलीफ करने की ज़रूरत है, वो वहाँ पर देखा जाता है। वहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर्स की टीम रहती है, डॉक्टर्स की टीम रहती है और बहुत सारे लोगों की टीम रहती है जो आपको केयर देते हैं। अब ट्राई एज को इस तरह से बांटा जाता है, देखिए ये कलर कोड है, इन कलर कोड के अकॉर्डिंग बांटा जाता है। तो वहाँ पे कौन कौन से कलर कोड रहते हैं, रेड, येलो, ग्रीन और ब्लैक। अब इन कलर कोड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा क्या होता है। जो रेड जोन एरिया होता है उसमें ऐसे पेशेंट को रखा जाता है जिनको बहुत क्रिटिकल केयर की ज़रूरत होती है, मतलब आईसीयू की ज़रूरत होती है, या तो इमीडिएट उनका ऑपरेशन करना पड़ सकता है, ओटी की ज़रूरत होती है, वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है। बिल्कुल ही क्रिटिकल वाले जो होती है, बिल्कुल रिस्क की जो सिचुएशन होती है, उनको रेड जोन एरिया में रखा जाता है। अब येलो जोन एरिया में उन लोगों को रखा जाता है जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है लेकिन उनको कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ ठीक किया जा सकता है, ठीक है। ग्रीन जोन में उनको रखा जाता है जिनकी थोड़ी बहुत मरहम पट्टी की जा सकती है, चल फिर सकते हैं, जिनको थोड़ी चोट आई होती है, मरहम पट्टी के बाद उनको घर पे हम भेज सकते हैं, तो उनको ग्रीन जोन एरिया में रखा जाता है। अब बात करें ब्लैक जोन में, तो वो लोग जो डेड होते हैं या फिर जिनके 0% भी चांस नहीं होते हैं सर्वाइवल के, उनको ब्लैक जोन एरिया में रखा जाता है। तो इस तरह से कलर कोडिंग की जाती है ट्राई एज की, ठीक है। वहाँ पे भी प्रायोरिटी वाइज केयर दी जाती है। प्रायोरिटी वाइज केयर कैसे, सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक गोल्डन आवर। गोल्डन आवर जो होता है मतलब बिल्कुल इमीडिएटली आपको एडवांस ट्रॉमा लाइफ केयर सपोर्ट दी जाती है, एकदम से बिल्कुल आपको जो आपकी लाइफ को सेव करने वाली केयर दी जाती है गोल्डन आवर में। बहुत ज़्यादा जो लोग रिस्की होते हैं उनको दी जाती है। सेकेंड होता है इंटरमीडिएट, या जिनको थोड़ा कम केयर की ज़रूरत होती है। फिर होता है माइनर या फिर मीडियम, ठीक है। इस तरह से आपके केयर को प्रायोरिटाइज किया जाता है। तो ऐसे आपको वहाँ पे केयर दी जाती है। डिजास्टर कोड एक्टिवेट होने के बाद हॉस्पिटल पे जो रश पड़ता है एकदम से, उसकी अथॉरिटी पे जो रश पड़ता है, उसको किस तरह से मैनेजमेंट किया जाता है, उसको किस तरह से कोड में कैटेगराइज किया जाता है, ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। आई होप अगर किसी के साथ भी, भगवान करे पहले तो हो ही ना, अगर किसी के साथ भी ऐसी सिचुएशन हो तो आप खुद को भी सेफ रख सके, दूसरों को भी सेफ रख सके, और हॉस्पिटल में किस तरह की आपको सावधानियाँ लेनी है, किस तरह से मैनेज करना है, वो सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बी सेफ, थैंक यू सो मच।